हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आज का जो एनवायरनमेंट का सेक्शन है वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन है ना, जैव आवर्धन है ना, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। न सिर्फ ये एनवायरनमेंट बल्कि केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारे प्रश्न आज के सेक्शंस में से आपको पूछे जा सकते हैं। वो आपको जैसे जैसे लेक्चर लेंगे, आप जब कंप्लीट फिनिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। तो हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि अलग अलग प्रकार के जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे जीवाणुनाशी हैं, है ना, जो भी जो है टर्माइट्स, कृमि जो है वॉर्म्स को ख़त्म करते हैं, है ना, जो भी जो है मूसनाशी थे जो चूहों को ख़त्म कर रहे थे, तो इन सभी के बारे में हम लोग, खरपतवार नाशी, वीडिसाइड्स, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था कीटनाशी पर। कीटनाशी का मतलब क्या होता है? इंसेक्टिसाइड्स। तो देखिए, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जो टिड्डी, कीड़े, कीट होते हैं उनको मारने के लिए, जैसे टिड्डी, मधुमक्खी, मॉथ, एफिड, भृंग, ये अलग अलग प्रकार के जो कीट होते हैं इनको फिनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है, कीटनाशी मतलब है ना इंसेक्टिसाइड्स, जो है कीटनाशी मतलब इंसेक्टिसाइड्स। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनोक्लोरिन्स। ऑर्गेनोक्लोरिन्स का मतलब क्या है? कि बेंजीन, बेंजीन जो होता है ना, आपने देखा होगा बेंजीन, सभी ने पढ़ा होगा इस तरह से। ये बेंजीन होता है इस तरह से, और बीच में क्या होता है? एक के बाद एक गैप छोड़ के डबल बॉन्ड होते हैं, C6H6। और देखिए यहां पर यदि एक H हटाया जाएगा तो यहां पर एक H को हटाएंगे तो क्लोरीन। तो देखिए ऑर्गेनोक्लोरिन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोक्लोरिन देखिए कि ऑर्गेनोक्लोरिन ये ऑर्गेन के जो है यहाँ पर वलय है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो इस तरह के जो ऑलमोस्ट ऐसे जो कंपाउंड है ऑर्गेनोक्लोरिन, वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, DDT, इसको आज की तारीख में बैन कर दिया गया है। एल्ड्रिन, इसका प्रयोग भी हम लोग कीटनाशी के तौर पे करते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। एल्डोसल्फोन, एल्डोसल्फान तो जो है ना काजू की खेती में भी प्रयोग होता था केरल में, जिसके ऊपर बाद में बैन लगा दिया गया। और BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो ये सभी जो है ना किसके उदाहरण है? DDT, एल्ड्रिन, एल्डोसल्फोन और BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहां पर देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मतलब क्या हो गया? C6Cl6, है ना, मतलब C6Cl6 इस तरह से। तो ये सभी जो हैं ऑर्गेनोक्लोरिन्स हैं, वे सभी जिनमें क्लोरीन की जगह यदि फॉस्फेट आ जाए तो वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कहलाएंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो इनको भी कीटनाशी के तौर पे प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि मेलाथियोन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? बेंजीन वाले और PO4, तो ये फॉस्फेट हो गया। पैराथियोन, तो ये कुछ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पैराथियोन और है ना, मेलाथियोन। और इसी प्रकार से क्या होता है? कार्बोमेट्स भी होते हैं, जैसे इनका प्रयोग भी क्या होता है? ये हमारे नर्व्स को भी खतरनाक प्रदूषित करते हैं। जैसे सीरिया का जो युद्ध हुआ था, गृह युद्ध, उसमें सरीन गैस का प्रयोग किया गया था। सीरिया युद्ध में जो है सरीन गैस का प्रयोग किया गया था। टैबुन, है ना, सोमन, तो इस अलग अलग तरह के कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीरिया के गृह युद्ध में जो है सरीन गैस का यूज़ किया गया था। और आपने सुना होगा जो भोपाल गैस त्रासदी थी जो 1984 में हुई थी, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी अमेरिका की, और वो सरीन का उत्पादन करती थी। लेकिन एक्चुअल में गैस कौन सी लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC गैस लीक हुई थी। लेकिन ये प्रोडक्शन किसके करने में मदद करती थी? सेरीन गैस। तो सेरीन जो है इसको हम लोग पेस्टिसाइड्स के रूप में, है ना, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है ना केमिस्ट्री के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। DDT, एल्ड्रिन, है ना, एल्डोसल्फोन, BHC बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को 666 भी कहते हैं, है ना, इसको लिंडेन गैस, लिंडेन के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को गैमेक्सेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको एकदम क्लियर होंगे, है ना। तो देखिए गैमेक्सेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन, 666, ये सभी पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? इंसेक्टिसाइड्स के लिए, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं DDT के बारे में। DDT की फुल फॉर्म आप कॉमनली देखते होंगे, एग्जाम में पूछी जाती है, डाइक्लोरो
डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन। तो डीडीटी के खोजकर्ता कौन थे? पॉल मुलर ने इसे खोजा था 1948 में, 1948 में, और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या है बहुत अच्छे से कीट कैसे दूर रहेंगे, कीटनाशी प्रकृति, इंसेक्टिसाइड प्रकृति का होता है ना। आज की तारीख में डीडीटी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है ना हमारे शरीर में परमानेंट बस जाता है और कैंसर जनित कारक बनता है, कैंसर को फैलाने में मदद करता है हमारे शरीर में। तो देखो यहाँ पर आपको बता ही दिया, वसा स्नेही होता है, लिपोफिलिक। ये हमारे शरीर में जो वसा है उसमें परमानेंट बस जाता है, बिल्कुल परमानेंट रह जाता है, और फिर ये कैंसर का कारण बनता है। तो इसलिए क्या है, आजकल डीडीटी को बैन कर दिया गया। संसार में सर्वाधिक उपयोग इसी का हुआ था 1945 से 1990 के बीच में, सबसे ज़्यादा जो है ना इसी का प्रयोग किया गया था, है ना, पिछले कई सालों में, राइट। तो देखिए आगे, डीडीटी वसा के ऊतक में परमानेंट जो है ना इसकी संचित होने की, संचित मतलब स्टोरेज होने की प्रवृत्ति रहती है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट जो है एनवायरनमेंट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव आवर्धन, है ना। एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। तो मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? आवर्धन। आवर्धन का मतलब बढ़ता चला जाना। जैसे लेंस जो है क्या करता है, उत्तल लेंस आवर्धित करता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है कि उसको साइज को बढ़ा कर देता है। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला में वह घटना जिसमें उत्तरोत्तर समय की परिस्थिति, समय जैसे से बढ़ता है तो पोषक स्तरों में रसायन जो है, ये पीड़कनाशी जैसे कि डीडीटी, जैसे कि एल्ड्रिन, इनकी सांद्रता लगातार जीवों में बढ़ती चली जाती है ना। और जैसे क्या मान लीजिए कि, है ना, जैसे एक जीव है, मान लीजिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में जैसे बताया था कि जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन को कौन खाएगा? फाइटोप्लैंकटन है, पादप वाला ऑटोट्रॉप्स, उसको कौन खाएगा? जू प्लैंकटन। जू प्लैंकटन को कौन खाएगी? छोटी मछलियां। छोटी मछलियों को कौन खाएगी? बड़ी मछलियां। और इन मछलियों को कौन खाएगा? मगरमच्छ है, इस तरह से। तो जैसे जैसे ये खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, डीडीटी की मात्रा, जो सबसे ऊपर वाला जो क्रम है, सबसे उच्च जो उपभोक्ता है, हायर जो कंज्यूमर है, उसमें सबसे ज़्यादा डीडीटी की संख्या, मात्रा पाई जाएगी और उनकी इसके कारण मौत हो जाती है। तो ये जो है, यही क्या है? बायो आवर्धन। तो उत्तरोत्तर समय के साथ साथ क्या है, पोषी स्तरों में ये रसायन जो है ना परमानेंट आ जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि शैवाल, सबसे पहले बात करी, शैवाल के अंदर जो है ना पार्ट पर मिलियन क्या होता है? पीपीएम क्या होता है? प्रति 10 लाख इसके यदि 0.001 है, तो शैवाल को जो कीट खाएंगे उसमें सीधा 10 गुना बढ़ जाएगा। कीट को छोटी मछलियां खाएंगी, इनमें संख्या और भी मात्रा में बढ़ जाएगा, बड़ी मछलियों में और भी ज़्यादा, और समुद्री पक्षियों में और भी ज़्यादा। तो सबसे ऊपर जो उच्च उपभोक्ता होता है, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में क्या पाए जाते हैं, जो है रसायन ये पाए जाते हैं। और ये पीड़कनाशी को इसीलिए क्या है, लगातार प्रतिबंधित किया जा रहा है। और इसके लिए जो एक सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, है ना, स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोम, तो हानिकारक है ये बहुत ज़्यादा पीड़कनाशियाँ, इसीलिए स्टॉकहोम विच इज़ द कैपिटल ऑफ स्वीडन, वहाँ पर इसको है ना एक सम्मेलन हुआ और इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वे सभी पदार्थ जो पीओपी हैं, पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, आप एनवायरनमेंट में पूछा जाएगा तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, परसिस्टेंट का मतलब वे पदार्थ जो शरीर में परमानेंट रहेंगे, परमानेंट रहें, तो परमानेंट जो रहेंगे उनको प्रतिबंधित कर दिया स्वीडन के, है ना, इसमें, ठीक है। अब देखिए और क्या है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही केरल के अंदर जो काजू की खेती होती है उसमें भी जो एल्डोसल्फोन को यूज किया जाता था उस पर भी रोक लगा दी गई। तो इस तरह की रोक बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सबसे उच्च खाद्य श्रृंखला का सबसे ऊपरी चरम स्तर पे, जैसे मानव जो है उसको सबसे ऊपर चरम स्तर पे मानते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इसके रसायन के प्रभाव होंगे। और फिर क्या है, हमको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हमको दिखाई देगा। तो देखिए पेस्टिसाइड्स के क्या क्या प्रभाव है, तो है ना, पेस्टिसाइड्स के क्या प्रभाव है तो वो देख लेते हैं। देखिए पेस्टिसाइड्स के प्रभाव, तो पेस्टिसाइड्स के प्रभाव देखते हैं। तो तंत्रिका तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, आप जो है मेरा लेक्चर देख सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों पे मैंने जो है ना 5 लेक्चर्स बनाया अराउंड, तो आप बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी, बहुत ही इन डेप्थ आपको इंसाइट मिल जाएगा।
अंतःस्रावी ग्रंथियां सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर यदि नियंत्रण नहीं है, यदि हार्मोन्स जो है वो एक बैलेंस मात्रा में नहीं निकल रहे हैं, अत्यधिक निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं, तो हमको अलग अलग प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तंत्रिका तंत्र मतलब पैरालिसिस हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल खत्म हो सकता है, और प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं, और अल्टीमेटली जो है ना ये कार्सिनोजेनिक है ना, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देंगे तो हमको कैंसर भी जल्दी हो जाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उसको कैंसर भी कम होने की संभावना होती है। तो प्रतिरक्षा तंत्र होने से कैंसर, तो मैंने आपको ये बात बताई दी है। तो ये सभी जो है ना पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स के प्रभाव होते हैं। तो पहला हमने कॉन्सेप्ट देखा था बायोमैग्निफिकेशन, जो हर अगले सेक्शन पे क्या होता है, अगले जो क्रम है, अगली जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन है, उसके सबसे चरम वाले स्तर पर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो अब हम देख रहे हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, और वो है जैव संचयन। तो देखिए एक ही जीव में, वो तो आगे आगे जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ही जीव में किसी रसायन की मात्रा, तो केवल एक ही जीव में किसी रसायन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो जैव संचयन कहलाता है ना। तो देखिए, तो इसमें बहुत सारे प्रदूषक होते हैं, और जो मैं आपसे बताने वाला हूं, ये एग्जाम के अंदर जो ना आपको रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल साइंस में भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा था एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज फॉर एग्जामिनेशन, राइट। तो देखिए कैडमियम जो रोग है, सीडी कैडमियम, जो कैडमियम एलिमेंट है, यदि वो हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगा तो हमें इटाई नाम का रोग हो जाएगा। और ये जापान का एक शहर है, वहां पर लोगों को बहुत ज्यादा हो गया था। तो इटाई रोग कैडमियम से होता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। पारा जो है हाइड्रोजीनियम है ना, पारा आपको याद होगा, अमलगम आपने सुना होगा है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अमलगम क्या होता है, और पारा जो है किसके साथ में, किस धातु के साथ में अमलगम नहीं बनाता। और ये भी बताइए कि पारे को, Hg को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है ना। अमलगम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भी मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा रोग जो है ये जापान में ये भी हुआ था, झील में, मिनीमाटा झील में। और हाइड्रोजीनियम जो है ना ये बहुत ही हानिकारक होता है यदि हमारे शरीर में आ जाए तो, है ना। तो ये भी जो है इससे मिनीमाटा, तो कैडमियम से इटाई, हाइड्रोजीनियम या पारा से या मरकरी से मिनीमाटा रोग। नाइट्रेट जो होता है, पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाए। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, बच्चों के अंदर जो हृदय होता है ना, देखो ये हृदय मान लीजिए, तो इसके 4 कक्ष होते हैं। तो जब बचपन में हृदय जो होता है ना, उसमें हमारे दिल में छेद होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि हम बड़े होते जाते हैं तो सभी ब्लॉक जो चैम्बर्स हैं ना वो प्रॉपरली काम करते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, चैम्बर के अंदर ही जो है ना छेद हो जाएगा, और जो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा, जो खून है ना उसका रंग नीला हो जाएगा। तो इसको इसीलिए बोलते हैं मैथ हीमोक्लोबिमेनिया, मैथ हीमोक्लोबी है ना, मैथ हीमोक्लोबिमेनिया का मतलब क्या है कि शरीर पूरा जो है ना हरा हो जाता है। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम एक आपको याद रखना है कि ये नाइट्रेट से होता है। और ब्लू का कारण क्या है कि जो फेरस जो है ना वो आपको नीला दिखाई देगा ये, क्योंकि यदि ऑक्सीकृत है, मतलब यदि हीमोग्लोबिन के अंदर यदि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तब तो वो क्या कहलाएगा, तब तो वो रेड कलर का होगा। अदरवाइज जो है खून का रंग आपसे पूछा है तो कैसा होता है, बैंगनी। तो ये बात एक याद रखेंगे। अब देखिए आर्सेनिक जो है ये तो बहुत ही खतरनाक एक आर्सेनिक जो है ना एक बहुत ही खतरनाक धातु है, और इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे क्या है, ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ये एक तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग है, जिसमें हमारे शरीर पे पैरालिसिस है ना, कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसी के बाद आता है, आपको पता होगा तांबे के लिए जो शब्द यूज किया जाता है ना, तांबे के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है चैल्कोजेन है ना। तांबे के लिए चैल्को शब्द का यूज किया जाता है। तो तांबे की यदि अधिकता हो जाएगी तो विल्सन चैल्कोसिस भी इसे कहते हैं। तो देखो कैसे आपको याद रह जाएगा चैल्कोसिस में, है ना, चैल्कोसिस। तो देखिए तांबे की जब बात करेंगे तो चैल्को है ना, चैल्को या विल्सन रोग याद रखना है ना, विल्सन रोग। अब देखिए इसी तरह से सिलिकॉन, जो भी मजदूर मूर्तिकार होते हैं सिलिकॉन पे या रेत पे ज्यादा काम करते हैं उनको सिलिकोसिस रोग हो जाता है। इसीलिए नाक पर पूरा रूमाल ढक के काम करना चाहिए, और पूरे फेफड़ों प्रभावित हो जाता है, लंग्स रिलेटेड जो है डिजीज हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट और याद रखेंगे आपको। ये जितने भी नाम है ना, तांबे से विल्सन, आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग, और जो है
नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा से जो है मिनीमाटा, कैडमियम से इटाई इटाई रोग, तो ये सभी जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और सिलिकॉन से सिलिकोसिस रोग। गन्ने का जो छिलका होता है उसकी जो घास होती है जब वो सूख जाता है तो उसके कारण बैगोस है ना, बैगेसोसिस रोग, और ये किससे रिलेटेड है, ये भी लंग से रिलेटेड है। अनाज की यदि धूल होगी तो उसको बोलते हैं कृषक फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब जो किसान है उसके फेफड़े में अनाज की धांस बहुत ज़्यादा चली जाती है तो कृषक फुफ्फुस रोग कहलाता है। कपास के जो रेशे हैं उनसे उनके रेशे के लंग्स में चले जाने से बिसिनोसिस रोग, तो बिसिनोसिस कपास से रिलेटेड है। बैगेसोसिस गन्ने के छिलके से संबंधित है, अनाज की धूल से संबंधित। कृषक फुफ्फुस रोग है। और कोयले के कण से संबंधित एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस का मतलब क्या है, इसमें जो है ना ब्लैक लंग रोग हो जाएगा, राइट। लेकिन वो आर्सेनिक था, वो ब्लैक फुट है, ये बात याद रखना। कोयले के कण से एंथ्राकोसिस, और एंथ्राकोसिस मतलब काला फुफ्फुस है ना, और ब्लैक फुट आर्सेनिक से। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। तो ये डिफरेंट जो डिजीज है वो सभी जो है आपको जनरल साइंस में भी नॉर्मली पूछी जाती है। अब देखिए आयरन जो है, लोहा, लोहे की जब भी कमी हो जाएगी है ना, लोहे की जब भी, आयरन की जब भी कमी हो जाएगी है ना, तो देखिए इसकी कमी से आपको पता ही है क्या हो जाता है, एनीमिया रोग। और यदि इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसकी अधिकता हो जाएगी तो लोह महता। लोह महता का मतलब लोहा ज्यादा हो गया है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, सिडेरोसिस। सिडेरोसिस या हीमोक्रोटो है ना, हीमोक्रोमेटोसिस। तो सिडेरोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस ये दोनों जो है ना अधिकता के कारण, तो आयरन लोहे की अधिकता के कारण ये दोनों रोग हो जाते हैं। एनीमिया आपको पता है, एनीमिया के कई सारे प्रकार हैं है ना, और कई बार जो है ना आपने ये भी सुना होगा विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12, इन तीनों की कमी से भी क्या होता है, इन तीनों की कमी से भी जो है एनीमिया रोग हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन B6 का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, विटामिन B9 का और विटामिन B12, इन तीनों के आप रासायनिक नाम मुझे आप जरूर बताएंगे। और आयरन की कमी से ये रोग हो जाते हैं है ना, एनीमिया और लोह महता मतलब आयरन की अधिकता से, राइट। अब देखिए आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे स्थान हैं, और आजकल फ्लोराइड जो है ना वो बहुत ही खतरनाक तरीके से काम करता है, पानी में फ्लोराइड की अशुद्धि को तुरंत हटाए जाने की कोशिश करते हैं। तो यदि फ्लोराइड की यदि कमी है तो देखिए आपने ये बात सुना होगा कि हमारे जो दांत हैं वो हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि दांतों में कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है और हड्डियों में कैल्शियम फ्लोराइड नहीं पाया जाता। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन कैल्शियम फ्लोराइड जो है CaF2 ये केवल दांतों में, टीथ्स में ही पाया जाता है, और इसीलिए दांत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और यदि फ्लोरीन की अधिकता हो जाएगी तो फ्लोरोसिस रोग हो जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक रोग है। और देखिए इसमें क्या होता है, ऑस्टियोफ्लोरोसिस, यदि हड्डियों में हमारे यदि फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोरोसिस हो जाएगा तो हड्डियां बहुत ज़्यादा भंगुर हो जाएंगी, वो जो है मृदुल हो जाएंगी। मृदुल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हड्डियां सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम कमजोरी और जो है ना हड्डियों में बहुत जल्दी जो है हमारा लग सकती, किसी भी चीज़ की अटैक होगा तो हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। और यदि दांत में यदि बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा फ्लोरीन है तो दांत में देखा होगा आपने कई बार रिबारी वगैरह को, तो उनके दांत पीलेपन होते हैं। तो राजस्थान, जो दक्षिण राजस्थान है, दक्षिणवर्ती राजस्थान, वहाँ पे फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और इसीलिए उनके दांत पीले होते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। लेकिन फ्लोरीन की कमी भी घातक है क्योंकि दांत जो है वो डिके हो जाएंगे, डेंटल है ना कैरीज। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है ना। तो जल में सुरक्षित स्तर कितना होता है फ्लोरीन का, 1 ppm, या उसको क्या बोल सकते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये एक ही बात है। क्योंकि मिलीग्राम का मतलब ही क्या हो गया 10 की पावर -3, और लीटर का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 3, तो कुल मिला के 1 ppm ही हो गया, ppm पार्ट पर मिलियन प्रति 10 लाख एक होना चाहिए ये फ्लोरीन। उससे ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होने वाले केस में फ्लोरोसिस हो जाएगा, हड्डियाँ भी मृदुल और दांत में पीलापन, राइट। अब देखिए आगे देखते हैं, ये सीसा जो है ये तो आपने देखा ही होगा, आपने सुना होगा TEL का बहुत नाम सुना होगा, TEL टेट्राएथिल लेड, इसे जो है ना पेट्रोल में मिलाया जाता था। और इसलिए क्या होता था कि है ना सीसा जो है ना लेड वो वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पेट्रोल में मिलाने से जब वो पेट्रोल का दहन होता था तो उसके कारण क्या हमारे शरीर में भी लेड चला जाता। और लेड को जो है ना हमने 8 पॉल्यूटेंट में से, ये बहुत ही है ना मेजर पॉल्यूटेंट है, टोटल हम लोग जो 8
8 जो प्रदूषक मानते हैं उसमें है ना ये मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फेफड़ों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो लेड जो रोग है, मतलब जो है सीसा जो है, उसकी अधिकता के कारण प्लम्बिज्म रोग, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, प्लम्बिज्म रोग लेड की अधिकता से, और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। शहरी वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रदूषक ये होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था TEL टेट्राएथिल लेड को जो है ना पेट्रोल में एक तरह से एंटी नॉकिंग पदार्थ, ताकि क्या हो, ये घर्षण को कम करता था और जो है ना इंजन की एफिशिएंसी को बहुत बढ़ाता था। लेकिन क्या हुआ, फाइनली इसको हमको बैन करना पड़ा और सीसा रहित पेट्रोल, मतलब लेड रहित पेट्रोल हमने लाया, है ना। तो शुरुआत में प्रैक्टिस इसलिए की गई थी ताकि गाड़ियों की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, लेकिन देखा गया कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा हानिकारक उत्पन्न हानि हो रही है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या कर दिया था, TEL को बैन कर दिया था। लकवा हो सकता है प्लम्बिज्म के कारण, और शहरों में इसका प्रदूषण ज़्यादा होता है। अब देखिए एक और यूशो जो रोग है, कभी ये बहुत एडवांस क्वेश्चन हो गया लेकिन फिर भी इन केस आ जाए, तो यूशो जो रोग है वो PCB का मतलब क्या होता है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, PCB मतलब पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, इस जो मतलब जो ये पेस्टिसाइड है एक तरह का, इससे जो है यूशो रोग होता है। और बेंजीन याद रखना, बेंजीन जो है हमारे शरीर में, वैसे बेंजीन जो है एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब होता है जिसके पास वलय, एरोमेटिक का मतलब जिससे खुशबू भी आए। तो बेंजीन है ना हमको खुशबू तो प्रदान करता है, लेकिन बेंजीन जो है ना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। यदि बेंजीन से ज़्यादा संपर्क में रहेगा या उसके शरीर में, किसी के शरीर में प्रवेश करता है, तो आदमी को रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया हो सकता है। और ल्यूकेमिया की कंडीशन क्या होती है कि यदि किसी व्यक्ति में WBC की संख्या जो कि नॉर्मली 6,000 मतलब 6K का मतलब 1000 से 10,000 के बीच में होती है, यदि यह WBC की संख्या प्रति mm³ 50,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो उस व्यक्ति को रक्त कैंसर हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने। इसके बाद में बात आ रही है एस्बेस्टस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एस्बेस्टस जो है यह एक ऊष्मा रोधी है, मतलब ये टेम्परेचर को एक स्थान दूसरे मतलब पार नहीं होने देता, तो इसको हम लोग डिफरेंट तरह के उपकरण अप्लायंसेज में यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस अप्लायंसेस को यूज़ करना बंद कर देते तो हम लोग वेस्ट के तौर पे बाहर फेंक देते हैं, और एस्बेस्टोसिस के कारण जो है ना ये एस्बेस्टस जो है सांस में तकलीफ पैदा करता है, और है ना ये कुछ इन्होंने मतलब ये जो है नाम बताएं, मेजोथेलियोमा। मेजोथेलियोमा क्या होता है, कैंसर की प्रारंभिक अवस्था को क्या बोलते हैं, मेजोथेलियमा। और एस्बेस्टस के कारण क्या हो सकता है, फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। तो एस्बेस्टस जो है ये ऊष्मा रोधी पदार्थ है, मतलब है ना हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है एक तरह का ये, राइट, है ना। देखो कैंसर की प्रारंभिक अवस्था तो क्या बोलते हैं, मेजोथेलेमिया, और कैंसर की अंतिम स्टेज जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस जो है ये कैंसर की फोर्थ अवस्था है, जिसमें कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, कैंसर की कोशिका, फाइनली जो है कुछ ही दिन में आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये कैंसर का जो है अंतिम ये रहता है ना। अब देखिए कुछ और भी हैं, जैसे कि रेडॉन, जैसे कि निकेल, जैसे कि क्रोमियम, तो इनसे भी क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है ना, लंग कैंसर होता है। तो याद रखेंगे एस्बेस्टस से भी लंग कैंसर, और रेडॉन, निकेल और क्रोमियम से भी फेफड़ों का कैंसर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बेंजीन से याद रखना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। देखिए कैडमियम में आपको याद रहेगा ही, हमेशा पूछा जाता है इटाई। पारे से मिनीमाटा रोग आप हमेशा याद रखेंगे, पारे से मिनीमाटा रोग, है ना, पारे से जो है मिनीमाटा रोग होता है। और इसके अलावा जो है नाइट्रेट जो है उससे होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से। आर्सेनिक से जो है ब्लैक फुट रोग होता है ना। तांबे से जो है विल्सन रोग, ये आपको याद रखना है, विल्सन रोग। सिलिकॉन से सिलिकोसिस रोग होता है। गन्ने के छिलके से बेगेसोसिस रोग। अनाज की धूल से कृषक फुफ्फुस रोग होता है ना। और कपास के रेशे जो हैं, जो कि कपास की खेती करते तो बिसिनोसिस, इसीलिए नाक पे प्रॉपर कवर रखना है। कोयले के कण से एंथ्राकोसिस, काला फुफ्फुस रोग। और आयरन जो है वो तो आपको पता ही है, खैर फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, है ना। और ऑस्टियोफ्लोरोसिस भी हो सकता है, डेंटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है। शीशे से प्लम्बिज्म रोग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लकवा हो सकता है। पीसीबी बता ही दिया, यूशो रोग जिसमें पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल। बेंजीन से रक्त कैंसर आपको याद रखना ही है ना।
और इसके बाद में एस्बेस्टस से एस्बेस्टोसिस और लंग कैंसर होता है। है ना, मेजोथेलियोमा जो है ये कैंसर की प्रारंभिक स्टेज है और मेटास्टेसिस जो है वो आखिरी स्टेज, अंतिम स्टेज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको और साथ में याद रखने हैं। देखिए इसके बाद में जो है और भी थोड़ा बहुत और कर लेते हैं। तो ये एक नालकोंडा टेक्निक है। नालकोंडा टेक्निक क्या थी, ये हमारे जो नीरी के साइंटिस्ट हैं, ये नीरी जो है ना, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नीरी का मुख्यालय आपको कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखना, नागपुर में। नीरी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नालकोंडा टेक्निक इन्होंने किस लिए निकाली कि पानी से फ्लोराइड को हटाने से संबंधित नालकोंडा टेक्निक है। तो नीरी की फुल फॉर्म और नागपुर इसके है ना मुख्यालय याद रखेंगे। प्रदूषक जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। तो मैं इस प्रदूषक के नोट पे फिनिश कर दूंगा ये लेक्चर आज का। तो प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, वे जो प्राथमिक हैं उत्पत्ति के आधार पे। एक तो प्राथमिक है जो कि पहली मतलब उत्पत्ति हुई है, और प्राथमिक के कारण जो हैं उसके बाद उनके अंदर कुछ किसी का मिलने से, प्राथमिक प्रदूषक में कुछ मिलने से क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को बांटा है। तो प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जिनका वायुमंडल पे सीधा प्रत्यक्ष उत्सर्जन या एक्सक्रीशन होता है, भले ही वो मानवीय क्रियाकलाप है। मानव जो है अलग अलग चीज़ों को जलाता है, दहन करता है, अपनी जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करता है उसके कारण, है ना, नेचुरल जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और प्राकृतिक घटनाएं मतलब जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, भूकंप के कारण वगैरह। तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, ये ना बड़े बड़े कण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी बिल्डिंग को ढहाया गया तो बहुत सारे कण जो है ना वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाएंगे, और ये सीधे सीधे हमारे फेफड़ों में जाके फेफड़ों के अंदर छिद्र कर देते हैं, और उसके कारण है ना मृत्यु हो जाती है लोगों की। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो है ना ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा SPM की फुल फॉर्म आती है। अब इनकी वजह से क्या होता है, द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। तो देखिए वे प्रदूषक जिसका निर्माण जो है वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषण के आपसी रासायनिक क्रियाओं से निर्मित, मतलब ये कुछ और रासायनिक क्रियाएं कर रहे हैं और उसके बाद में सेकेंडरी प्रदूषक बन रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों बनता है आप बता सकते हैं कि भाई जो भी रिफाइनरीज हैं वहाँ पर जो है SO2 गैस निकलती है रिफाइनरी में से, और SO3 गैस निकलती है। रिफाइनरीज क्या होती हैं, जो है ना जो क्रूड ऑयल को शोधन करने का काम करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ये जब भी वायुमंडल में किससे मिलेंगी, जल से मिलेंगी। जल मतलब नमी से। तो किसका निर्माण कर देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये कब बनेगा सेकेंडरी में, जब NO2 जो कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो जब भी नमी से मिलता है तो किसका निर्माण कर देगा, तो ये दोनों ही जो है एसिड रेन का कारण बनती है। तो आप जो है मुझे बताइए कि इंटरनेशनल एसिड रेन रिसर्च सेंटर कौन से देश में, इंटरनेशनल एसिड रेन रिसर्च सेंटर कौन से देश में और किस शहर में इसका मुख्यालय। ओजोन जो है ये भी क्या होता है, एक तरह का स्मॉग का काम करता है। और ये पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये बहुत ही खतरनाक होता है पैन। ये जो है ना क्या होता है कि वायुमंडल में मौजूद जो है पराबैंगनी किरणों के कारण जो ये पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण जो है ना पैन का निर्माण होता है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये पैन की फुल फॉर्म याद रखेंगे, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और ओजोन भी जो है ना वो सूर्य से आने वाली किरणों के कारण ऑक्सीजन जो है वो किस में तब्दील हो जाता है, O3 में। तो ये पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो ये वाली बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, वो भी निलंबित कणकीय पदार्थ। और ये आजकल शहरों में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हो रहा है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में, वो इसी का हो रहा है, क्योंकि लगातार जो है ना क्रशेज होते हैं, बिल्डिंग्स को तोड़ी जाती है ना। तो ये बिल्डिंग्स को जो तोड़ा जा रहा है तो उसके कारण ये प्रदूषण सबसे ज़्यादा बड़े शहरों में, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इन शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में इनका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स है ना, इनकी साइज है, ये इनकी साइज क्या है, PM 2.5 एंड PM 10। तो PM 2.5 का मतलब क्या है, 2.5
इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये इस साइज के होते हैं, है ना। ये किस साइज के हैं? इस साइज के होते हैं। और 10 pm का मतलब क्या है? ये किसकी बताया मैंने आपको? इसके लिए। और 10 pm का मतलब क्या है? 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये साइज है इनका। तो ये ये बड़े कण है, 10 है इस पे गुणा, यहाँ पे 2 है, तो ये छोटे कण है। तो देखिए जिनका व्यास जो है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो जिनका व्यास जो है 2.5 माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही 10⁻⁻⁶ होता है, और जिनका व्यास जो है 2.6 से 10 होता है, ये है ना। तो ये पार्टिकल्स छोटे हैं, ये बड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं कि वाहनों के उत्सर्जन के कारण, उद्योगों से, कृषि उत्सर्जन से, या कोई बिल्डिंग को ढहाया गया है, उसको क्रश कर दिया गया है, तो ये जो है ना निलंबित कण, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम, ये वायुमंडल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार जिन कणों की साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होती है, वे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा घातक होते हैं, है ना। 2.5 से भी जिसकी कम है, क्यों? क्योंकि वो और भी ज़्यादा हमारे शरीर में प्रवेश करके, है ना, वो घातक जो है काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए क्या डब्ल्यूएचओ ने अनुसार वे कण जिनका व्यास 2.5 से कम हो, वे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो उसमें उदाहरण कौन सा आ गया? धूल, धुआं, है ना, भारी धातु, इनका आकार भी इससे छोटा होता है ना। और फ्लाई ऐश, जो कोयले के दहन से, आपने सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण हो रहा है ना, वो थर्मल प्लांट से हो रहा है। थर्मल प्लांट, है ना। अभी मैंने आपको करंट अफेयर में भी ये बताया था कि जो विंध्याचल थर्मल प्लांट है, वो भारत का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट बना है अभी। और भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जो कि एनटीपीसी उत्पादन करता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, है ना। आप मुझे बताइए एनटीपीसी के अभी चीफ कौन चल रहे हैं? और ये महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी, कौन सी कंपनी है ये भी मुझे आप बताइए, एनटीपीसी। और भारत का लगभग 67% जो बिजली का उत्पादन है, वो जो है थर्मल पावर, मतलब कोयले के माध्यम से क्या है, पानी को गर्म करके भाप बना के और फिर टरबाइन चला के और फिर क्या किया जाता है ना, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रोकने के लिए क्या किया इन्होंने? एक कैटलिस्टिक कन्वर्टर का उपयोग करते हैं, और उद्योगों में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है पर्सिपिटेटर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जहां से ये पार्टिकुलेट कण निकलेंगे, तो यहाँ पर इसकी दीवार पे ना 2 इस तरह के ये लगा देते हैं ये, और जैसे ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो ये इनको आकर्षित कर लेंगे। तो जो बड़े बड़े कण है ना, वो यहीं रह जाएंगे, केवल जो छोटे कण है ना, वही बाहर जा पाएंगे। तो इनको क्या किया जाता है? इस तरह से क्या करा जाता है कि इनको रोका जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो, ये यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। ये एक इंजन है, विषैली गैस है। तो यहाँ पर क्या होता है? पैलेडियम, प्लैटिनम और, है ना, पैलेडियम और प्लैटिनम धातु लगा दी जाती है, और ये क्या करते हैं, इन जो बड़े कण हैं इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और कम विषैला धुआं जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग आजकल जो है चिमनी, जितनी भी हमारी जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें आपने चिमनीज जो देखी होंगी ना, बाहर जिससे धुआं निकलता रहता है, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पैलेडियम, है ना, प्लैटिनम, इनके ये क्या करते हैं, और रेडियम, तो इन तीनों के क्या करते हैं, पैलेडियम, प्लैटिनम और रेडियम के जो है धातु लगा देते हैं, और बड़े बड़े कण इसको ये आकर्षित कर लेंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो उद्योगों में इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर, है ना, वैट्स स्क्रबर लगा दिया जाता है। तो वाहनों में प्रदूषण कम करने के लिए लगाया जाता है, अधिक प्रदूषण को अल्प प्रदूषक बना देंगे। और देखिए, एक मोटी लेयर जो है ना, वो वायुमंडल में जाने की बजाय कहाँ चली गई, केवल उस पर चिपक गई, और उसको समय समय पर क्या होता है, सफाई कर दी जाती है। लेकिन होता क्या है कि ये बहुत महंगी धातु हैं, ये उत्प्रेरक जो है, एक प्रकार के उत्प्रेरक हैं, ये कैटलिस्ट हैं, ये महंगी धातु हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आता है, लेकिन है ना आजकल ये बहुत कॉमनली यूज़ होने लग गया, राइट। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, पैलेडियम, है ना, रेडियम और प्लैटिनम, है ना, इनका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ये अधिक विषैले हैं और ये नॉन टॉक्सिक, तो ये कुल मिला के क्या होता है, इनको आकर्षित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आजकल प्रदूषण से बचाया जा रहा है। तो इसके बाद वाला जो सेक्शन है ना, इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, पेन वगैरह जो है, पेन और ये सभी जो है हम लोग इसके अगले सेक्शन में देखेंगे। तो चूंकि लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए क्या है मैं एक लिमिटेड और शॉर्ट ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपको इस तरह से मैं पर्यावरण के जो है ना 70-80 वीडियोस ला दूंगा, ताकि आपका पर्यावरण का जो है ना पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा, नैट से लेके
और भी कोई एग्ज़ाम है टीजीटी और जो टीचर्स के एग्ज़ाम है उसमें ये मोर देन सफिशिएंट होगा। और फाइनली हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जिसमें करीब जो है 500 या 400 क्वेश्चंस, ताकि हमारा एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।